हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहेगी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि उपराष्ट्रपति के ऊपर आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेसिडेंट जो है, हमारे राष्ट्रपति जो है, उनको अच्छे से पढ़ लिया है। प्रेसिडेंट से जुड़े हुए 3 लेक्चर्स जो है वो भी हमने सारे डिटेल में एक एक चीज़ को कवर कर लिया है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये आपके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। अगर आप लोग पर्सनली मेरे साथ में कनेक्ट होने के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपकी जो क्लासेस हैं इनकी फ्री पीडीएफ के जो नोट्स वगैरह है वो हमको कहाँ पे मिल सकते हैं, तो जो आपकी ये क्लासेस जो चल रही है एक बार ये फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में हम अच्छे से नोट्स को टाइप करवाएंगे और फिर एक पेड नोट्स का जो सेक्शन है वो आपके लिए ओपन कर देंगे। आप वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर उससे पहले आपको फ्री नोट्स चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए कोई भी आपको नई अपडेट वगैरह चाहिए कि भी कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ है आपके एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई भी जानकारी है, अगर आपको वो सारी जानकारियों से अपडेट रहना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसको आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे कि हर्षिता मैम का ही ये चैनल है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। जैसे मैंने बता ही दिया है, क्लास जो है वो आपकी उपराष्ट्रपति के ऊपर रहने वाली है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर रहने वाली है। इससे पहले हमने शुरू क्या कर दिया था, भाग 5 जो है हमने उसको शुरू कर दिया था। भाग 5 में मैंने बताया 3 सेक्शन थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, विधायपालिका है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें हमने एग्जीक्यूटिव को शुरू कर दिया था पहले सेक्शन को। उसमें 5 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर था राष्ट्रपति का, वो हमने 3 क्लासेस के अंदर 3 क्लासेस करवाई है, यानी कि बहुत डिटेल में सारा कुछ आपको पढ़ाया है और 3 क्लासेस में पूरा राष्ट्रपति जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको राष्ट्रपति से जुड़े हुए कोई भी सवाल आते हैं तो आई डोंट थिंक कि आप कोई भी सवाल को गलत करोगे, क्योंकि 3 क्लासेस में जितने भी आपके सवाल कवर हो सकते थे, जितनी भी चीज़ें राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कवर हो सकती थी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी जाने की संभावना है, पूछी गई है, सारी चीज़ों को एनालाइज करके 3 क्लासेस में मैंने बहुत ही डिटेल में सारा कुछ राष्ट्रपति को बहुत ही अच्छे से कवर करवा दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के ऊपर। अब अगर आपने एक बार राष्ट्रपति पढ़ लिया तो फिर उपराष्ट्रपति पढ़ना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं रहेगी। एक ही क्लास रहेगी जहाँ पे हम उपराष्ट्रपति की थ्योरीज को पढ़ेंगे, लास्ट में इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, देन क्लास को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास के अंदर उपराष्ट्रपति आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ लिया तो राष्ट्रपति के जैसे ही काम करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर फ़र्क है तो मैं आपको वो क्लास के अंदर बता दूंगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया था है ना प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जब आपके राष्ट्रपति अगर उनकी पोजीशन पे नहीं होते हैं, मैंने बताया था राष्ट्रपति जो है या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसी है ना अजीब सी अगर सिचुएशन आ जाती है, जैसे उनकी डेथ हो गई या उनकी है ना जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को, जब वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर उनके ऊपर हम अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चला के उनको हटा देते हैं। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर राष्ट्रपति जो है उनकी जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है, और उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं, यानी कि उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट के जैसा एक्ट करते हैं। ये प्रेसिडेंट थोड़ी ना, ये तो है तो वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं है तो उनकी पोस्ट पे एक्ट कर रहे हैं ये प्रेसिडेंट होने का, तो इसलिए ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे उस टाइम पे काम करते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे हैं तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनका ऐसा कुछ खास काम जो है वो नहीं होता है। लेकिन जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो फिर इनको हम बनाते क्यों हैं, इनको हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको अगर पता होगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। किसके होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा के। हमारे संसद में 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों ही हाउस के स्पीकर्स यानी कि दोनों ही हाउस के हेड जो है वो होते हैं। ठीक है, जो आपकी लोकसभा है उसके आपके स्पीकर जो है वो आपके हेड हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, है ना, और आपकी जो राज्यसभा है वहाँ पे आपके कौन है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है। ठीक है, तो जो आपके चेयरमैन होते हैं वो और कोई नहीं होता है, लेकिन आपके
उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो इसलिए हम उपराष्ट्रपति के साथ में एक लाइन जोड़ते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ये एक्स ऑफिशियो जो शब्द आपने यहाँ पे लगाया है, एक्स ऑफिशियो, ये शब्द का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो शब्द जिसके भी आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिक उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके, उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसके? आपके राज्यसभा के। तो जो इंसान इस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा इस राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। तो ये एक्स ऑफिशियो का ये मतलब होता है कि भाई जो भी इंसान एक्स ऑफिशियो के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट के ऊपर भी फिर उसका हकदार हो जाएगा, उस पोस्ट का भी वही हकदार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, यानी कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट होने के वजह से वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा के भी चेयरमैन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको कोई अलग से चुनाव वगैरह नहीं लड़ने पड़ते। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट भी कहलाएंगे, और क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक्स ऑफिशियो का ये ऑटोमेटिक मतलब होता है। ठीक है, आई होप ये इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम अगर वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस को देखें, उनकी सैलरी को देखें, उनके टर्म और टेन्योर को देखें और उनके इलेक्शन के प्रोसीजर को देखें तो हम इनकी और थोड़ी डिटेल में जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इनकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं, इनकी योग्यता को देखते हैं, तो कोई भी मिनिस्टर आपका होता है उसकी सबसे पहली योग्यता ही यही होती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर इंडिया आके हम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के कोई भी हायर अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया के अंदर उस पोस्ट पे तभी बैठने के योग्य होते हैं जब वो इंडिया के नागरिक होते हैं। बाहर का कोई आदमी है जिसके पास में इंडिया की नागरिकता नहीं है, वो सोचे कि मैं यहाँ पे आके मंत्री बन जाऊँ, मिनिस्टर बन जाऊँ, तो वो नहीं बन सकता है। उसके पास में इंडिया की नागरिकता, यानी कि इंडिया के है ना होने की उसके पास में नागरिकता होनी चाहिए, वो योग्य होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, तभी वो उस पोस्ट के ऊपर बैठ सकता है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के लिए? वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसने तो वो योग्य हो जाएगा उपाध्यक्ष जो है, उपराष्ट्रपति जो है वो बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा रही हूँ, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ हमको प्रेसिडेंट जो हमने ऑलरेडी कर लिया है उसको भी कंपेयर करके चलना है कि भाई क्या क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं क्या दोनों के अंदर। ठीक है, तो और चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में से क्लिक होती रहेगी कि भाई दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में जो समानताएं हैं वो क्या है, असमानताएं क्या है। ये सारी बातें जो है आप अगर लिंक करके पढ़ोगे एक दूसरे टॉपिक को तो और अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जो है वो आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया, किसी का भी आप अगर पढ़ रहे हो क्वालिफिकेशन, सबसे पहली योग्यता ही यही बोली जाती है कि आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर अब हमने प्रेसिडेंट का भी पढ़ा था और वाइस प्रेसिडेंट का भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं 35 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास में 35 वर्ष की आयु जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए बताई हुई है ये आयु 25 वर्ष। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आपके पास में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो मिनिमम 35 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सबकी आयु भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में से पूछ सकते हैं भाई जिसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बच्चे आजकल क्या है ना, जो डिफिकल्ट और जो हायर लेवल है ना एग्जाम का, उसके लिए क्या करते हैं, जो छोटे छोटे से बेसिक सवाल हैं उसको पढ़ के नहीं जाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ठीक है ये तो बेसिक सा सवाल है, ये तो क्या ही पूछेंगे हमसे एग्जाम में, और फिर एग्जामिनर उन्हीं बेसिक सवाल को पूछ लेता है और फिर बच्चे वहीं पे ही मात खा जाते हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है इनकी आयु हमसे कौन पूछने वाला है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपका रिसेंट एग्जाम भी हुए थे काफ़ी सारे, वहाँ पे देखा गया था कि ये पूछ लिया था कि एक ना कथन दिया हुआ था और वहाँ पे पूछा गया था कि जो आपके प्रधानमंत्री है क्या उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए क्या मिनिमम। तो बच्चों को पता ही नहीं था कि मिनिमम 25 होनी चाहिए कि 30 होनी चाहिए, उनको लगता है कि भाई ठीक है आयु तो कौन ही पूछेगा, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम आयु जो है वो 25 वर्ष ही होनी चाहिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष बताई हुई है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, फिर क्या बोला है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असमानताएं हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में। क्या क्या असमानता है,
हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के लिए क्वालिफाइड यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो राष्ट्रपति है वो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों में से किसी भी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके लोकसभा के लिए योग्य होने चाहिए। लोकसभा में जो भी योग्यताएं बताई हुई है कि भाई वो इंसान लोकसभा का मेंबर बन सकता है जिसके पास में ये योग्यताएं हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं जो है वो आपके राष्ट्रपति के पास में होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के तौर पे बन सकता है, यानी कि तभी वो राष्ट्रपति जो है वो बन सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए बताया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है वो आपके राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए, राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। याद रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही सदनों के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके मेंबर के लिए योग्य होने चाहिए। और योग्य भी दोनों अलग अलग हाउस है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए, उपराष्ट्रपति है ना राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए। अब ये क्यों बोला भाई मैडम, ऐसा अलग अलग भेदभाव क्यों करा दोनों में? भेदभाव इसलिए करा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो वाइस प्रेसिडेंट आपके होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आप उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठे हो तो आप ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाओगे। तो आप अगर राज्यसभा के चेयरमैन बनने वाले हो, ठीक है, तो आपके पास में उस राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, योग्यता तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए। और फिर बचा हुआ जो हाउस है वो कौन सा बचता है? लोकसभा बचता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के लिए योग्य होने चाहिए। ये इसके पीछे में है ना, इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। तो हर चीज आप अगर पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो जो भी आपका पूरा संविधान बनाया हुआ है, एक एक बात यहाँ पे लॉजिकल तरीके से दिखाई हुई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू टाइम पास करने के लिए दिखा दिया, एक एक चीज जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड यानी कि राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए, और राष्ट्रपति लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए। लेकिन ना ही उपराष्ट्रपति और ना ही राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए, बस योग्य होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम इनकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी क्या है? 4 लाख रुपए पर महीने इनको एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे दिए जाते हैं। राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो उसके तौर पे भाई मैंने बताया अगर प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पे है तो वाइस प्रेसिडेंट का कुछ भी खास काम नहीं है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पे नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? फिर वो चेयरमैन के रूप में काम नहीं करेंगे, फिर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, ठीक है। फिर चेयरमैन जो होगा उसकी जगह पे जो वाइस चेयरमैन होता है या फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो चेयरमैन के तौर पे काम करेगा, है ना, क्योंकि चेयरमैन की पोस्ट भी खाली हो जाएगी, ये फिर प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये तरीके की हायरार्की जो है वो चलती है। लेकिन अभी क्योंकि प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे बैठी हुई है, तो जो उपराष्ट्रपति जो है वो अभी चेयरमैन के रूप में काम करें राज्यसभा के, ठीक है। तो अभी उनको सैलरी जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन के लिए मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी क्या है? 4 लाख रुपए पर महीने होती है उनकी, ठीक है। फिर अब अगर हम यहाँ पे इलेक्शंस की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं कि भाई इनका चुनाव जो है वो किस तरीके से होता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि दोनों का ही चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का किस तरीके से होता है बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। भाई कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से चुनाव होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कि इनका चुनाव जो है वो किस तरीके से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? सदन के दोनों सदस्य या दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों ही सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अगेन डिसिमिलैरिटी क्या है, असमानताएं क्या है इनके चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जो आपके है ना निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही भाग लेते हैं, और निर्वाचित सदस्य आपके सदन, आपके जो संसद है, दोनों जो हाउस है उसके भी होते हैं, और आपकी जो विधानसभाएं हैं उसके भी होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में चाहे वो आपके निर्वाचित सदस्य हैं चाहे फिर वो आपके मनोनीत सदस्य हैं, दोनों ही प्रकार के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपकी संसद है, जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा है, उस संसद के जो दोनों ही सदन है सिर्फ उसके ही लोग भाग लेते हैं। जो आपकी है ना विधानसभाएं जो है, स्टेट लेजिस्लेचर है ना अकेडमी जो है आपकी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी, उसके लोग भाग नहीं लेते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के इलेक्शन को लेकर।
कि राज्य जो आपके राष्ट्रपति होते हैं और जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपके सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब इनका इलेक्शन होता किस तरीके से है भाई, इनका इलेक्शन होता है टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो हमने पढ़ा था सेम वही नाम है ना जो हमने राष्ट्रपति के उसमें पढ़ा था, यानी कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। ठीक है, तो दोनों का जो मेथड है, जिस तरीके से दोनों के चुनाव होते हैं वो सेम ही है। राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में ही होता है। उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, उनके जो चुनाव है वो भी आपके एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप से ही होते हैं। ठीक है, तो दोनों के जो इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू ही होते हैं बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सिस्टम का नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वो किस तरीके से होते हैं और कौन कौन इनके इलेक्शन में भाग लेता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट में मनोनीत मेंबर हो या फिर आपके निर्वाचित सदस्य हो, लेकिन दोनों ही सदन के हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं या फिर आपके निर्वाचित सदस्य हैं सिर्फ वही भाग ले सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर है, चाहे फिर वो आपके संसद के हो या फिर वो आपके विधानसभाओं के हो, वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इलेक्शन के बारे में। अब हम अगर इनके टर्म और टेन्योर की बात करते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल जो है वो कितने अवधि के लिए होता है, तो कार्यकाल की अवधि जो है वो 5 वर्ष के लिए होती है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन से वो अपने ऑफिस को, अपने कार्यभार को संभालना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से अगले 5 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो चलता है। यानी कि यहाँ पे भी सेम बात है, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल के लिए ही था, उपराष्ट्रपति का भी 5 साल के लिए ही है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो टर्म है, जो टेन्योर है इनका ऑफिस के लिए वो 5 वर्ष है, 5 साल है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, सैलरी और टेन्योर मैंने बता दी है। सेम टू सेम सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। योग्यताएं क्या है, चुनाव किस तरीके से होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, वेतन कितना मिलता है, सैलरी कितनी है और इनका कार्यालय की जो अवधि है वो कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वेकेंट कब हो सकता है, बाय द डेथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर वैकेंसी, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली कब हो सकता है, रिक्त कब हो सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान, यानी कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसे इमरजेंसी वाले है ना केसेस हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तब उपराष्ट्रपति की जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा बोला है रिजाइनिंग बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर, या फिर ये खुद रेजिग्नेशन लेटर दे देवे। अब ये रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, तो अगर ये रेजिग्नेशन दे देते हैं तब भी इनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा है ना एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, यानी कि या फिर हम इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, महाभियोग है ना, या तो महाभियोग लगाकर हम इनको हटा देवें, तब इन तीनों ही कंडीशन में उपराष्ट्रपति की जो सीट है वो भी वेकेंट हो सकती है। ये भी सेम टू सेम आपका जो पॉइंट है वो सेम है, किसकी तरह, राष्ट्रपति की तरह। राष्ट्रपति में भी यही पढ़ा था हमने भाई, या तो उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसे ना स्पेशल ऐसे इमरजेंसी वाले सर्कमस्टांसेस आ जाएं, तब उनकी पोस्ट वेकेंट हो सकती है। दूसरी बात, या तो वो खुद रिजाइन कर दें तब वेकेंट हो सकती है, या फिर हम उनके ऊपर महाभियोग चलाएं, उनको इम्पीच करें और फिर उनकी पोस्ट जो है तब भी वो खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशन में चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, अपनी जो पोस्ट है वो खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीनों बातें बताई हुई है, तीनों पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो वेकेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आपसे आजकल एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि भाई है ना हमारे आज तक के वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये दिख रहे होंगे सारे नाम। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो उपराष्ट्रपति बने थे।
फिर वीवी गिरी जो है वो बने थे उपराष्ट्रपति, फिर गोपाल स्वरूप पाठक जो है वो उपराष्ट्रपति बने थे, बीडी जट्टी जो है वो उपराष्ट्रपति बने थे, फिर आपके हिदायतुल्लाह जो है वो भी आपके उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में वेंकट रमन जो है वो आपके उपराष्ट्रपति बने थे 1984 से 87 तक, ठीक है। उसके बाद में 87 टू 1992 तक बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। उसके बाद में 92 तक ये बन गए। फिर 92 से 97 तक बने थे आपके KR नारायण। फिर 97 से 2002 तक बने थे आपके कृष्णन कांत। फिर 2002 से 2007 तक बने थे आपके, है ना, भैरव सिंह शेखावत। और फिर आपके 2007 से 17 तक, है ना, इतनी बार बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। और फिर 17 में बने थे आपके वेंकैया नायडू, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्या होमवर्क क्वेश्चन है भाई? अभी आपके रीसेंट यानी कि करंट आपके उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज कि आपके अभी करंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये मैंने आपको सारी पूरी लिस्ट बता दी है, आप इसको देख के अपने नोट्स में लिख लेना याद से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे 1952 से लेकर 62 तक, ठीक है। फिर आपके जाकिर हुसैन थे 62 से 72 तक, फिर 67 तक, फिर 67 से 69 तक वीवी गिरी थे, 69 से 74 गोपाल स्वरूप पाठक थे, फिर 74 से 79 तक बिड्डी जट्टी जो है वो बने थे आपके, है ना, उपराष्ट्रपति। 79 से 84 में थे आपके, है ना, हिदायतुल्लाह। फिर 84 से 87 तक थे आपके R वेंकट रमन, आपके उपराष्ट्रपति बने थे। 87 से 92 तक, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वो उपराष्ट्रपति थे। फिर 92 से 97 तक आपके, है ना, KR नारायण बने थे। और फिर कृष्णन कांत बने थे 1907 से 2002 तक आपके उपराष्ट्रपति। फिर 2002 से 7 तक थे आपके भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति। और फिर मोहम्मद हामिद अंसारी जो है वो बने थे 2007 से 2017 तक पूरे आपके, है ना, उपराष्ट्रपति, यानी कि 2007 से 2012 तक बने थे। इनका एक, है ना, कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया, फिर से चुनाव हुए 2012 में। तो 2012 से लेकर 2017 तक फिर से 5 सालों तक आपके हामिद जो है ना अंसारी है, मोहम्मद हामिद अंसारी, यही आपके उपराष्ट्रपति बने थे। फिर जब 2017 में फिर से आपके चुनाव हुए तब आपके जो वेंकैया नायडू जो है वो बने थे फिर आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है, वो बने थे आपके उपराष्ट्रपति। और फिर उसके बाद में अभी आपको बताना है कि आपके जो करंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, उनके नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं सबके कमेंट चेक करूंगी और देखूंगी कि कौन सही जवाब दे रहा है, कौन गलत जवाब दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था, काफ़ी सिंपल टॉपिक था, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वाइस प्रेसिडेंट में हमको कुछ ज़्यादा पढ़ने को था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, है ना, राज्यसभा के। तो जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब उनके चेयरमैन की क्या ड्यूटी होती है तब हम वहां पे पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। यहाँ पे हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, तो उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सैलरी वगैरह होती है, सिर्फ उसको हमने देख लिया, ठीक है। बाकी इनकी अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो फिर राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति जो है वो काम करते हैं। और फिर वो जो उनके सारी जो फंक्शन जो राष्ट्रपति के होते हैं फिर वही वो भी सारी चीजें जो है वैसे ही करते हैं। तो राष्ट्रपति की सारी चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा आज की क्लास का थ्योरी पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको उपराष्ट्रपति जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उपराष्ट्रपति के मैंने आपको अनुच्छेद जो है, आर्टिकल्स जो है वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स जो है वो इतने ज्यादा हमसे नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप याद रख सकते हो बिल्कुल, लेकिन हमको क्योंकि आर्टिकल भी बहुत सारे हैं, कितने याद रखोगे? बच्चे बोलते हैं मैम कितने याद रखें, तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है या मुझे लगते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं या फिर नहीं बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिन पे ज्यादा सवाल आते हैं हम उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के मैं इसलिए अनुच्छेद जो है वो नहीं लेकर आई थी, लेकिन आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने चाहिए तो आप बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी पार्ट जो है उपराष्ट्रपति को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। अब पहला सवाल क्या पूछा है आपसे, Who among the following two presidents of India were not vice president before their election as the president? यानी कि निम्न में से भारत के कौन से दो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुके थे, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो राष्ट्रपति नहीं रहे थे। ऐसे कौन से आपके यहाँ पे हैं जिनको आपको चूज करना है? तो आपको यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन दे रखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी दे रखे हैं, ठीक है। आपको है ना नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर है ना फारूक सिद्दीन अली दे रखे हैं, और डॉक्टर वीवी गिरी
है ना, श्री वीवी गिरी और फारूकुद्दीन अली अहमद जो है वो दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी तथा है ना फारूकुद्दीन अली अहमद जो है वो आपके भारत है ना, भारत में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका RS 1996 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, ये भी आपका सेम RS का सवाल है 2003 का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वेंकटरमन, कृष्णकांत या फिर जाकिर हुसैन। तो जो आपके कृष्णकांत जी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, यानी कि वो वाइस प्रेसिडेंट तो थे लेकिन वो कभी भी राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त नहीं हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है कृष्णकांत वो इनका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि भाई कृष्णकांत ने 1997 से 2002 तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कृष्णकांत भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर कृष्णकांत भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सके थे। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो कार्यकाल में ही मृत्यु हो चुकी थी इनकी, तो इसलिए ये राष्ट्रपति जो है वो नहीं बन पाए थे। ठीक है, तो फिर आपका जो डॉक्टर कृष्णकांत जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, हु इज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। आपके हिदायतुल्लाह ने, या फिर आपके मेहरचंद महाजन है ना महाजन ने, या फिर आपके PN भगवती ने, या फिर आपके BM मुखर्जी ने। तो जो आपके जस्टिस जो आपके हिदायतुल्लाह थे ये चीफ जस्टिस भी थे और ये प्रेसिडेंट के तौर पे भी यानी कि राष्ट्रपति के तौर पे भी और मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भी काम कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। UPPCS 2004 का आपका ये सवाल है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। फिर अगला सवाल क्या पूछा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देख रहे हो ना, बार बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से उनके पोस्ट के ऊपर सवाल आ रहे हैं कि भाई पहले कौन प्रेसिडेंट थे, फिर कौन प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट जो है वो क्या उपराष्ट्रपति बने, कौन से चीफ जस्टिस जो है वो राष्ट्रपति बने थे। तो ऐसे सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी हायरार्की दिखाई है कि भाई शुरू से लेकर अभी तक आपके कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए थे वो आपको पता होना चाहिए, उनका कब कार्यकाल था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो लिस्ट जो है मैंने आपको इसीलिए दिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई है ना, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यानी कि शुरू से लेकर कौन आपके है ना उपराष्ट्रपति जो है वो बने हैं, आपके उपराष्ट्रपति नहीं आपके राष्ट्रपति जो है वो बने हैं, वो उनका पद जो है उसके अकॉर्डिंग आपको हायरार्की के अकॉर्डिंग यानी कि एक सीक्वेंस में बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। तो पहले बताए हुए हैं आपके है ना राजगोपालचारी, फिर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। ठीक है, फिर बताए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, वीवी गिरी और जाकिर हुसैन। फिर है राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और फकीरुद्दीन अली अहमद। और फिर बताए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो सबको पता है सबसे पहले राष्ट्रपति तो है ना राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। तो जिस भी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद नहीं है वो तो वैसे ही हट जाएगा। तो सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद में आपके राधाकृष्णन ही थे, उसके बाद में आपके वीवी गिरी नहीं थे, उसके बाद में जाकिर हुसैन जो है वो आपके राष्ट्रपति बने थे, फिर आपके है ना वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद थे, फिर आपके राधाकृष्णन थे, फिर आपके जाकिर हुसैन थे और फिर आपके वीवी गिरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसके राष्ट्रपति का जो पद है उसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। 2009 का UPPCS का ये सवाल है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के उपरांत से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम यहाँ पे बताया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 62 तक, फिर राधाकृष्णन का है 1962 से 67 तक, जाकिर हुसैन का है 67 से 69 तक और वीवी गिरी का है 69 से 74 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल का टाइम पीरियड भी है, इसको भी नोट कर सकते हो अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या पूछा है, मैच द कॉलम पूछा है। आपको दो सूचियां दे रखी है, आपको इनको मैच करना है कि राष्ट्रपति जो है उनका टेन्योर क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये टेन्योर जो है इसको लर्न कर लेना, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 2013 में आपका है ना ये सवाल जो है सेम टू सेम सवाल पूछा गया है। ठीक है, उनके कार्यकाल को लेकर। तो सबसे पहले फारूकुद्दीन अली अहमद बताए हुए हैं, संजीव रेड्डी है, जाकिर हुसैन है और वीवी गिरी है। आपको बताना है कि कौन किसका टाइम पीरियड जो है राष्ट्रपति के तौर पे कब था। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपके फारूकुद्दीन अली अहमद, तो इनका टाइम पीरियड था 1974 से 77 तक, यानी कि
74 से 77 तक ए ऑप्शन जो है वो बी से करेक्ट होगा। तो जहाँ भी बी नहीं है उसको हटा दो, ठीक है, 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर आपके आते हैं संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी जी जो हैं इनका टाइम पीरियड क्या था, 1977 से 82 तक, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी का 3 ही है यहाँ भी और यहाँ भी। अब आते हैं आपके जाकिर हुसैन जी, तो इनका टाइम पीरियड था 67 से 69 तक, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके वीवी गिरी है इनका टाइम पीरियड था आपके 69 से 74 तक। तो इन सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। फारूकुद्दीन अली अहमद का था 74 से 77 तक, फिर आपके संजीव रेड्डी का था 77 से 82 तक, आपके जाकिर हुसैन था जो थे उनका टाइम पीरियड था 67 से 69 तक, फिर जो आपके विवेक गिरी थे उनका टाइम पीरियड था 69 से 74 तक, ठीक है। तो ये 2013 में आपका सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ दीज सर्व्ड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा बिफोर बीइंग इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। 2019 में ही आपका यूपीपीएससी जो एग्जाम है उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। अगला आपका 2002 का सवाल है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, है ना, संजीव रेड्डी या फिर वेंकट रमन। तो संजीव रेड्डी जो है जब वो राष्ट्रपति बने थे उससे पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है, इफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वैकेंट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और डिमिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द चार्जेस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि यदि भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है। स्पीकर संभालते हैं लोकसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं राज्यसभा के, सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट गवर्नर जो हैं वो संभालते हैं, या फिर आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो अगर आपके प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं तब तो वो है ना आपका पद संभालेंगे, प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं है तो आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर कौन काम करेगा, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजेआई जो है फिर वो काम करते हैं, ठीक है। तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो फिर आपके राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो संभालते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। अब इतने सारे सालों में ये सेम सवाल आपसे पूछा गया है, 2002 में, फिर 4 में, 16 में, फिर 5 में, फिर 14 में, फिर 2006-7 में जो एग्जाम हुआ था आरएस का उसमें पूछा गया, 7 में जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश प्री में 2011 में पूछा गया। इतने सारे सालों में ये सेम सवाल जो है इतने सारे एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो अपना कार्यभार संभालते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे, और फिर वो भी नहीं है तो फिर कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है फिर वो उनका कार्यभार संभालेंगे, किसका, राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज करेक्ट। हमने पढ़ा था ना ऑर्डिनेंस को लेकर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो उसको लेकर आपको यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है यानी कि सही है, ठीक है। तो अध्यादेश के है ना प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। पहला कथन बोला है, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्पररी ड्यूरेशन। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के है ना अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो अस्थायी तरीके से अस्थायी अवधि के रूप में अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट हैज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन जो होता है 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो है ना प्रोमलगेट है, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है, अध्यादेश को जारी किया है, तो वो पार्लियामेंट जब वापस से सेशन में आ जाती है तब उनको 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसको सहमति जो है वो देनी पड़ती है ऑर्डिनेंस को। तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। राष्ट्रपति जो है वो टेम्पररी बेसिस पे आपका जो है ना ऑर्डिनेंस जो है उसको जारी करते हैं, अध्यादेश को जारी करते हैं, लेकिन अगर अध्यादेश को परमानेंट करना है तो जब से आपकी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में आ चुकी है, सत्र में आ चुकी है, तो उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही
उनको क्या करना पड़ेगा, उसको परमानेंट करके अपना है ना असेंबली से पास करना होगा, ठीक है, तभी वो परमानेंट लॉ जो है वो बन पाएगा। तो दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। CAPF 2020 का ये आपका सवाल है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इट्स सेशन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? एक महीने तक, 6 हफ्ते तक, 8 वीक तक यानी कि 8 हफ्ते तक, या फिर 6 हफ्ते तक? तो 6 वीक तक। अभी मैंने बताया ना भाई, अध्यादेश जारी हो गया, आपके जो दोनों ही जो है ना हाउसेज हैं, दोनों ही सदन जो है संसद के, वो आपके सत्र के अंदर आ गए हैं, तो फिर 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो अध्यादेश जो है वो जारी होना चाहिए, यानी कि अध्यादेश जो है, ऑर्डिनेंस जो है वो पास होना चाहिए दोनों ही सदन में से, ठीक है। तो इसलिए 6 हफ्ते जो है, 6 वीक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके झारखंड जो है ना आपका PCS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सवाल आया था, और RS के अंदर भी आपका सवाल आया था, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक जो मंडल है वो करती है, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, केवल राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, यानी कि पार्लियामेंट जो है आपकी संसद जो है उसके दोनों ही सदन के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा के ही निर्वाचित सदस्य जो है वो मिलकर भाग लेते हैं चुनाव के अंदर। तो मैंने आपको बताया है, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट में चाहे फिर वो आपके इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सदस्य हो, चाहे फिर वो आपके नॉमिनेटेड यानी कि नामित सदस्य हो, दोनों ही भाग लेते हैं। और लेकिन सिर्फ दोनों कब भाग लेंगे, कौन सी बॉडी भाग लेगी, या तो लोकसभा या फिर आपके राज्यसभा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ संसद जो है उसके ही दोनों सदन, या तो फिर वो आपके नामित हो या फिर वो आपके निर्वाचित हो, वो ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब वो मेंबर चाहे निर्वाचित हो सकते हैं, चाहे फिर वो आपके नामित हो सकते हैं, सिर्फ वही भाग लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब 2012 में सवाल आया था, ये सेम टू सेम आपका NDA में भी आया था और UP PCS में भी आया था, ये सेम सवाल 2012 के अंदर। 1993 में सवाल आया, 2003 में झारखंड PCS में प्री में एग्जाम में सवाल आया, और आपका उत्तराखंड PCS प्री में 2002 में ये सवाल आया। तो इस तरीके से इतने सारे एग्जाम्स में इतने सारे बार ये सेम सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, NDA 2008 का सवाल है, और आपका 2010 में जो एग्जाम हुआ था उसका भी सवाल है। सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति को लेकर कौन सा कथन सही है, तीनों में से वो आपको बताना है। पहला बोला है कि उसका संसद सदस्य होना आवश्यक है, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उपराष्ट्रपति क्या पार्लियामेंट के सदस्य होने चाहिए। दूसरा बोला है ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तीसरा बोला है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो कौन सा कथन इनमें से सही है उपराष्ट्रपति को लेकर, वो आपको बताना है। तो पहला बोला है कि वो पार्लियामेंट संसद के सदस्य होते हैं। मैंने बताया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही संसद के सदस्य नहीं होते हैं, बस वो है ना आपके लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए योग्य होने चाहिए, लेकिन जो आपके सदस्य जो है वो नहीं होने चाहिए। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। दूसरा क्या बोलता है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने बताया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, और वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति। तो दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि भी सेकंड और थर्ड वाला कथन जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। 2008 और 2010 दोनों में सेम सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल क्या पूछा है, यूपी PCS 1990 का सवाल है, विच मेंबर हैव नो वोटिंग राइट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट गॉट वोटिंग राइट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार होता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं आपको इन चारों में से बताना है जिसको राष्ट्रपति के चुनाव में तो है ना मताधिकार नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार होता है। तो पहला बोला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोनों के ही जो चुनाव है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं ले सकता है वो आपसे पूछा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो ले सकते हैं भाग। दूसरा बोला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य आपके गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भी और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी। आपसे पूछा है कि कौन है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है पर
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। सी बोला है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपके राज्यसभा जो होती है उसके मनोनीत सदस्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, चाहे फिर वो आपके संसद के हो या फिर आपके वो है ना जो आपकी विधानसभाएं होती है उसके हो। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ये तो आपका बिल्कुल वैसे गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसने उपराष्ट्रपति पद पर, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको संभाला है, उसके कार्यभार को संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्ला, है ना, फाखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजय रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो किस किसने संभाला है, तो आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला ने संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने भी संभाला है। जो आपके फाखरुद्दीन अली अहमद थे और संजीव रेड्डी थे, ये आपके उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड और थर्ड गलत हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला ने और शंकर दयाल शर्मा जो है वो आपके दोनों ही उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। IAS 2008 प्री के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, UPPCS 2011 का सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले जो आपके उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, VV गिरी या फिर गोपाल स्वरूप पाठक। तो मैंने आपको बताया था अभी राधाकृष्णन जो थे वो आपके सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति तो थे आपके पास में राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति कौन थे आपके राधाकृष्णन, दोनों का ही नाम जो है वो RR से शुरू होता है। ठीक है, तो RR जो है वो आप यहाँ पे ट्रिक याद रख सकते हो कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। UPPCS 2011 का ये सवाल है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने थ्योरी भी कंप्लीट करी, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी सॉल्व करे, राष्ट्रपति को लेकर भी और उपराष्ट्रपति को लेकर भी। और आपने देखा होगा कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड सवाल आपसे पूछे गए हैं, यानी कि जिस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारी कुछ चीज़ें जो है वो मैंने क्लासेस में कवर करी है, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका अपलोड का नोटिफिकेशन आपको है ना आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके कोई भी सवाल है, डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, या फिर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।